Good morning, friends. Hello, and welcome to our another session of NRS1, NRS1 lectures. Today, this is second session of second part of Chapter 7, Transport Layer Services, TCP and UDP. और मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो मैंने पिछली बार जो जैसा जो एंड किया था और थोड़ा स्पीड से एंड कर दिया था, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, वो उस टॉपिक को थोड़ा मोर डिटेल में लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर से हमने खत्म करी थी बात कि सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है और फिर सेंडर रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करता है। एक्नॉलेजमेंट नहीं आने पर रीट्रांसमिशन करता है, और जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो टीसीपी रिसीवर फाइनली सेंडर को यह इंफॉर्मेशन भेज देता है, एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि मेरे पास सारे डेटा आ गए हैं। और फिर ये जो थ्री वे हैंडशेक से कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन चैनल बनी थी उसको क्लोज कर देता है। ओके। उसके विपरीत जो यूडीपी कनेक्शनलेस सर्विसेज है उसके अंदर में ऐसी कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं बनती है, और अ, अंततः फास्ट कम्युनिकेशन होता है। और फास्ट कम्युनिकेशन होने के बाद में इसमें चूंकि कोई चैनल बनी नहीं तो इसको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर में कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होता है। और अ, मतलब अ, क्या वर्ड था इसका, रिलायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती यूडीपी के अंदर में। अब टीसीपी और यूडीपी मल्टीप्लेक्सिंग जो करते हैं वो प्रोटोकॉल नंबर, वो पोर्ट नंबर के ऊपर में आपकी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ठीक है। तो टीसीपी जो है इसका खुद का पोर्ट प्रोटोकॉल नंबर है 6, और यूडीपी का है 17। तो ये जो 6 और 17 है, ये इसके ऊपर में मतलब कई अदर स्ट्रीम्स के साथ अगर बात करनी हो तो हमारे पास नीचे में जो है आईपी एड्रेस तो एक पीसी का एक ही होता है। तो अगर हम एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर में कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन चैनल कितनी बन सकती है? ओनली एक बन सकती है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास में सुविधा है पोर्ट नंबर से चैनल बनाने की, उसके अंदर में आपके पास में 16 बिट अनसाइंड इंटीजर यूज करने की कैपेबिलिटी है। तो इस 16 बिट के अंदर में कितने आ जाते हैं? 65,000 के आसपास आपके पास में पोर्ट की अवेलेबिलिटी होती है, जिसमें कि 1024 जो पोर्ट्स हैं वो वेल नोन पोर्ट होते हैं, और उसके बाद के सारे जो हैं वो नॉट सो वेल नोन पोर्ट होते हैं। तो रैंडम पोर्ट होते हैं जो कि आप क्लाइंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 1024 के आसपास के जो है पहले के जो है वो सारे चूंकि वेल नोन होते हैं, तो ये स्पेसिफिक सर्विस के लिए या सर्वर इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। ये डेफिनेशन में देख रहे हैं, इन टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ए यूनिक सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस। द सोर्स port number is dynamically assigned by the operating system of the client device, while the destination port number is typically fixed and well known for specific service. Once a connection is established, both device communicate using agreed upon port number until the connection is terminated. तो सोर्स में तो कोई सा भी रैंडम पोर्ट नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1024 के ऊपर वाले। और डेस्टिनेशन में आपको जो वेल नोन है, जो कि स्थापित है पहले से, जो डिसाइडेड है स्टैंडर्ड के अंदर में, वो वाले वेल नोन पोर्ट का इस्तेमाल करके आपको उसको कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है। यूडीपी के अंदर में क्या था? इन यूडीपी कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटाग्राम व्हिच आर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ डेटा। Unlike TCP, UDP does not establish a connection before transmitting data, so the source port number is assigned by the client device and the destination port number is specified with the application or services on the receiving device. तो इसके अंदर में ये कनेक्शन लेस होने के कारण में पोर्ट नंबर आर यूज टू आइडेंटिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटाग्राम विच आर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ डेटा। तो हर एक के साथ में
सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर लगा रहेगा। ठीक है। तो टीसीपी के विपरीत डज नॉट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर यूडीपी कभी भी यूडीपी कभी भी आपके कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है। द सोर्स पोर्ट नंबर इज असाइंड बाय द क्लाइंट डिवाइस। तो सोर्स पोर्ट को इन दिस केस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो मुझे कैसा पता है कि सामने वाले को कौन सा पोर्ट यूज करना है। तो सेंडर जो है वो अपना सोर्स पोर्ट असाइन करके देता है, और फिर जो रिसीवर था वो डेस्टिनेशन पोर्ट इसको असाइन करके देता है, और फिर उसके ऊपर कम्युनिकेशन होता है। इन समरी बोथ टीसीपी एंड यूडीपी यूज port number to multiplex communication session over a single IP address, but TCP use port number to establish and maintain connection। तो दोनों ही एक जैसे हैं, परंतु एक के अंदर में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है और दूसरे के अंदर में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है। ठीक है। ये हमने देखा था टीसीपी और यूडीपी का इसके पहले भी। तो टीसीपी वाले केस के अंदर में क्या होता है कि चूंकि हैंड शेक हो गया तो एक्नॉलेजमेंट बार बार होता रहता है। सेंडर भेजता रहता है और पूछता रहता है कि भाई पहुंच गया आपके पास में डेटा, और रिसीवर उसी के विपरीत उसको जवाब देता है कि हाँ पहुंच गया या ना नहीं नहीं पहुंचा। उसके विपरीत अगर ये यूडीपी प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करेंगे तो सेंडर ना पूछता है कि पहुंच गया, और ना ही रिसीवर बताता है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है। पहुंचा तो पहुंचा और नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। तो हमने इसके पहले जब देखा था कि हमारा जो यूडीपी का पैकेट हेडर था वो काफ़ी छोटा सा था। उसके अंदर में सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन दो चीज। अब ये जो टीसीपी, क्योंकि इसके अंदर में काफ़ी रिलायबिलिटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये जो अब जो हमारा टीसीपी का हेडर है वो काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये मिनिमम जो है आपका 20 बाइट का हो सकता है, और मैक्सिमम ये जिसमें 0 से 40 बिट जो है वो आपके ऑप्शनल है। तो ये मैक्सिमम 60 बाइट का हो सकता है। तो देख लीजिए ऊपर यूडीपी जो था वो कितना था, सिर्फ कितना था, 32 बिट, मतलब दो, 2 4, 2 6, 2 8, 8 बाइट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जाती है किसी भी आपके सेगमेंट के साथ में। ठीक है। किसी भी डेटाग्राम के साथ में, इन केस ऑफ यूडीपी। और यहाँ कितनी जाती है इसके विपरीत, 20 तो जाएगी ही जाएगी, और वो ज़्यादा भी हो सकती है, 0 से लेके 40 तक के 40 बाइट और ऐड हो सकते हैं इस हेडर के अंदर में। तो ये आप काफ़ी हैवी वेट हो गया। ठीक है। तो कोई कोई कम्युनिकेशन जिसके अंदर में हमको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसमें वो इतना उसकी रिलायबिलिटी चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि डेटा हुआ, डेटा सेंड कर रहे हैं आपको, डेटा सेंड करने के लिए उसके उसके ऊपर की जो अपर लेयर है वो ये संभाल लेती है, एप्लीकेशन लेयर संभालती है कि भाई डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस केस के अंदर में क्या है, यूडीपी इस्तेमाल कर लेंगे वेब ब्राउजिंग के टाइम पे। है। लेकिन वॉइस वॉइस में भी ऐसा होगा कि आप यूडीपी इस्तेमाल कर लो, क्योंकि वॉइस को जल्दी पहुंचना है। वॉइस डिस्टॉर्टेड नहीं होनी चाहिए, फास्ट पहुंचना है ना। तो इस जगह पर आप यूडीपी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लो 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 लेटेंसी हो गई, और लाइट वेटेड हो गया प्रोटोकॉल। ठीक है। और जहां पर हमको रिलायबिलिटी की जरूरत है वहां पर हम टीसीपी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इसका टीसीपी का, और ये है यूडीपी का फ्रेम। ओके। और इसको इसको और एक मोर डिटेल में हम देख लेते हैं। इसका मैंने एक इंटरनेट से उठाया हुआ है, वहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फ्रॉम वुडमी, ये टीसीपी के हेडर्स के बारे में इसके अंदर में दिया हुआ है। तो क्या क्या होता है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये इतने तो क्लियर है। इसमें है एच लैन। एच लैन क्या है, एच लैन जो है, the field specify the number of 32-bit word present in the TCP header. The field help the receiver to know from where the actual data begins। तो 20 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी अगर ऑप्शनल फील्ड भी होगी, कोई ऑप्शंस उसके अंदर में यूज किए होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि 20 के बाद से डेटा स्टार्ट हो रहा है, 25 के बाद से हो रहा है, या 30 के बाद से हो रहा है। तो ये एच लैन फील्ड जो है वो आपको ये दिखाती है कि
मतलब रिसीवर को बताती है कि भाई डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद में जो आती है कंट्रोल फील्ड, तो कंट्रोल फील्ड के अंदर में हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। कंट्रोल फील्ड के अंदर में हमारे ऑप्शंस हैं अर्जेंट, एक्नॉलेज, पुश, रीसेट, सिंक और फिनिश। ये एक दो तीन तीन छः, ये छः जो फील्ड्स हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अर्ज फील्ड क्या है, अगर वो उसमें वन लिखा रहेगा तो इसका क्या मतलब है, देन द अर्जेंट पॉइंटर इज इन यूज, अदरवाइज इट इज नॉट इन यूज। अर्जेंट जो हमारा डेटाग्राम है उसके ऊपर में अर्जेंट लगाने के लिए इसके अंदर में वन रहेगा। इफ एक्नॉलेजमेंट है, अगर एक्नॉलेजमेंट है वहां पर तो वन एक्नॉलेजमेंट वाली फील्ड में रहेगा। इफ जीरो दैट मीन्स सेगमेंट में एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो सिंक जब भेजा है, यदि सिंक एक नहीं है आ रहा है, सिर्फ सिंक आया है, तो सिंक के अंदर में ये एक्नॉलेजमेंट फीस जीरो रहेगी। ठीक है। उसी प्रकार पुश द डेटा विदाउट बफरिंग, तो ये अपर लेयर जो है अगर वन रहेगा, इस अपर लेयर से इससे क्या पता चलेगा कि अपर वन मीन्स दैट द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड द डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर विदाउट बफरिंग, तो डेटा जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर को ट्रांसफर कर दिया जाए, ये बताती है ये चीज। उसको बफर करके रखने की जरूरत नहीं। ठीक है। आर एस टी वन इज abruptly reset the connection wherever there is a host crash or it sometimes used to reject a segment। अभी देखो थ्री वे कम्युनिकेशन है, लेकिन कभी सिस्टम ही बैठ गया, सिस्टम आउट हो गया। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा सामने वाले को, सेंडर को, कि भाई सिस्टम क्रैश हो गया है, या रिसीवर को कि कैसे कि सिस्टम क्रैश हो गया। तो ये वाली बिट ऐड होके जाएगी इसके बाद वाले में, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी क्रैश हो गया। तो फिर क्या होगा, वो थ्री वे कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देगा। सिंक वाला आपको पता है, सिंक वाले के अंदर में सिंक इज इक्वल टू वन रहेगा और एक इज इक्वल टू जीरो रहेगा। और रिप्लाई के अंदर में सिंक और एक दोनों ही एक एक लिखा रहेगा। तो तब आप समझ सकेंगे कि ये सिंक एक, आई होप आपको याद है। पहला वाला सिंक भेजता है इनिशियलाइज करने वाला, फिर दूसरा वाला जिसके पास में इंफॉर्मेशन गई थी वो सिंक एक भेजता है। और जब इनके सारे कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है तो उसको ब्रेक करने के लिए एफ आई एन टर्मिनेट द कनेक्शन भेजता है। ठीक है। विंडो साइजिंग जो है वो कुछ ऐसा है कि जैसे हम दोनों नेगोशिएट जब कर रहे हैं, आप और मैं, तो हम नेगोशिएट कर ले रहे हैं कि 100 बाइट का डेटा आप एक सेगमेंट में भिजवाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्लो हो गया, हमारे बीच का कम्युनिकेशन स्लो हो गया। तो फिर क्या है, हम उसको रीनेगोशिएट करके कम भी कर सकते हैं। कि आपने कहा कि भाई 40 kbps भिजवा देना, तो एक बार में जो हमारा डिब्बा था, कार्टन का बॉक्स था, वो कितने बड़े साइज का रहेगा, कितना डेटा एक झटके में हम आप भिजवा सकते हो, और मैं ओवरफ्लोड नहीं होऊंगा, या मैं भिजवा सकता हूँ और आप ओवरफ्लोड नहीं होंगे, वो दिखाने के लिए विंडो साइज का इस्तेमाल किया जाता है। चेकसम रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि कैसे, जैसे कि मैंने आपको बॉक्स के अंदर में 35 टॉयज भर के भेजे और ऊपर लिख दिया चेकसम वाली फील्ड में कि इसके अंदर में 35 टॉयज है। ठीक है। तो आप जब आपके पास रिसीव होगा वो बॉक्स, तो आप उसको खोलोगे और उसके अंदर में उसकी काउंटिंग करने के बाद में देख लोगे 35 है, तो चेकसम से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो डेटा डिलीवर हुआ है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन फील्ड के अंदर में आ जाते हैं एम एस एस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, विंडो स्केलिंग और टाइम स्टैम्प। ये सिंक्रोनाइज करने के लिए काम में आएगा। और विंडो स्केलिंग जैसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी बॉक्स भिजवाया तो 35 बॉक्स भिजवाया। ठीक है। तो इसमें 16 बिट की कैपेसिटी होती है, राइट। तो विंडो स्केलिंग करने में, विंडोज सपोज 35, मैंने पहले बोला था कि 35 टॉयज है एक बॉक्स के अंदर में, लेकिन मैंने आपको मेरे पास में जो दूसरा मैकेनिज्म है उसमें मैं आपको एक बॉक्स नहीं 25 बॉक्स भी भिजवा सकता हूँ। तो मैंने ऊपर ये सारे खुले बॉक्स थे, तो मैंने एक चिट्ठी पे लिख दिया कि 35 टॉयस के 25 बॉक्स। तो ये क्या हो, मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो विंडो स्केलिंग होती है। स्केलिंग मतलब एक बक्से के अंदर में तो 35 रखे हुए हैं हमने टॉयस, लेकिन आप
टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 मल्टीप्लायर बॉक्स भिजवा सकते हो। ऑलराइट, तो ये विंडो स्केलिंग इसी का। और टीसीपी वायर शार्क का, टीसीपी का वायर शार्क देखने के लिए ये वाला एक अच्छा, ये वाला अच्छा मुझे एक पेज मिला है नेटवर्क लेसन्स डॉट कॉम का। तो वहाँ पर टीसीपी हेडर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे फील्डों का के बारे में भी दिया। आर एस वी नहीं बताया था मैंने, आर एस वी ये रिजर्व फील्ड है, यूज नहीं की गई है, ये जनरली जीरो रहेगी, फ्यूचर यूज के लिए छोड़ के रखिए इसको। ओके, अब जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी थियोरेटिकल के अंदर में, वही प्रैक्टिकली वायरशार्क में देख सकते हो। तो ये रहा सोर्स पोर्ट, ये रहा डेस्टिनेशन पोर्ट 23। सोर्स पोर्ट रैंडम होगा, सीक्वेंस नंबर, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ कितनी है तो 24 बाइट है। सिंक बाइट पे देख रहे हो तो आप एक दिया, तो ये सिंक वाला पैकेट है। ठीक है, विंडो साइज वैल्यू कितनी है तो ये वो 35 वाला जो एनोलॉजी थी हमारी कि 35 टॉय है एक बक्से के अंदर में। ठीक है, अब एक कैलकुलेटेड विंडो साइज जो है वो स्केलिंग को मल्टीप्लाई करके, तो इसमें कोई स्केलिंग नहीं है, स्केलिंग इज नॉट अवेलेबल इन दिस वन। तो 4128 4128 तो एक ही बक्सा है, तो 428 जो है बाइट आप भिजवा सकते हो। ठीक है, चेकसम के अंदर में ये वाला जो नंबर है यही उधर पे जब हमारे सेगमेंट को डिकोड करेगा रिसीवर, तो उसको उसकी वैल्यू जो है 0x E46A ही आनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि जितना डेटा भिजवाया था सेंडर ने उतना ही रिसीव हुआ। अर्जेंट पॉइंटर के अंदर में जीरो रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। एमएसएस वैल्यू जो है 1460 है। तो पैकेट साइज एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर सकता है, मैक्सिमम जो सेगमेंट का साइज होगा वो 1460 हो सकता है बाइट। ठीक है, विंडोइंग साइज के बारे में भी इसमें दिया हुआ। विंडोइंग साइज सेगमेंट वन, एक्नॉलेजमेंट टू, सेगमेंट टू, सेगमेंट थ्री, सेगमेंट फोर, एक्नॉलेजमेंट, ये एग्जाम्पल है इसका अच्छा सा है। सेगमेंट आठ। तो विंडोइंग साइज के अंदर में वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कब तक के लिए करेगा, जब तक के लिए उसका सारा का सारा सेगमेंट आ नहीं जाता तब तक है। तो ये बढ़ता रहता है, ये विंडोइंग साइज जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ ये रही स्केलिंग जो हमने स्केलिंग देखी थी। तो कैलकुलेटेड साइज कितनी होगी इसकी, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 1,32,480 मल्टीप्लायर। तो 2070 को 64 से मल्टीप्लाई करिए तो ये वो वाला एनोलॉजी होगी 35 चॉइस और 25 बक्से। ठीक है, एमटीयू साइज ये आ गया लेंथ के अंदर में 1460। वायर शार्क में ये सब कुछ देखा जा सकता है। ये लाइन पढ़ लेना उचित रहेगा। अब यू कैन सी दैट विंडो साइज हैज इंक्रीज टू, अगर सिर्फ विंडो साइज 270 होती तो सिर्फ 270 तक के ही आप एक्नॉलेजमेंट के लिए रुकते, लेकिन उसने क्या बोला कि मल्टीप्लायर बाई 64, तो इसको मल्टीप्लाई करने तो इतने डेटा तक ही डेटा आएगा, तब तक कि वो वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट का। ओके, देखो जो 16 बिट थी उसके अंदर में लिमिटेशन है, ये 65 इस इतने साइज का ही हो सकता था फिर विंडो। ठीक है, इसलिए ये मल्टीप्लाई ये बाद में एक्सटेंशन आया है विंडो स्केलिंग का। ठीक है, तो और एक्नॉलेजमेंट जो है ये रहा एक्नॉलेजमेंट नंबर रिलेटिव। अब इसमें देखना एक्नॉलेजमेंट में वन होगा, ये रहा एक्नॉलेजमेंट सेट वन। ओके, तो दैट्स इट। नो नॉट दैट्स इट, टीसीपी प्रोटोकॉल के नंबर वगैरह भी देख सकते हो आप। प्रोटोकॉल नंबर्स यूडीपी 17 है, टीसीपी 6 है, राइट, 21 20 होस्ट ट्रंक। तो ये ये भी काफ़ी अच्छी डिटेल है, देख देख सकते हो आप इसके अंदर में। ओके, तो ये इतना ही था। कुछ ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी, बट आई थॉट इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ऑलराइट, कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि
ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसको सवाल जवाब है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शनैलिटी बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इन द टीसीपी मॉडल। देखो डेटा लिंक लेयर जो है वो अपने होप बाय होप कम्युनिकेशन, मतलब सपोज हमारे बीच में 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, मैं और आप, और हमारे बीच में 5 है, और मैं कोई इन्फॉर्मेशन सेंड, कोई एनवलप सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यदि मैं डेटा लिंक, मेरा जो डेटा लिंक वाला होगा, वो इन्फॉर्मेशन मेरे होप बाय होप में चेक होगी, ठीक है। मैंने पहले बंदे को दिया तब वो चेक करेगा, तो पहले बंदे ने दूसरे बंदे को दिया तब वो चेक करेगा, और हर जगह सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज होता रहेगा। तो ये दोनों एक तरह से मेरे लोकल एरिया के अंदर में भी मुझको कुछ रिलायबिलिटी और चेकसम और एरर करेक्शन और एरर रिकवरी चाहिए। तो उस केस के अंदर में लेयर 2 पर चेक करने के लिए डेटा लिंक भी वही काम करता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर अपने चौथे लेयर पर करता है, ठीक है ना। समझ समझ आई बिलीव आपको समझ में आ रही होगी बात। मतलब हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमने हमारा जो खोखा आया है, हमारे जो बक्से आए हैं, उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए अलग मैकेनिज्म रखा हुआ है, क्योंकि वो जो लिफाफा है वो मैं लिखूंगा और आप खोलोगे, राइट। बीच में इंटरमीडिएट होप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास में ये रिकवरी के लिए और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कोई अदर मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि मेरे जो बाद में जो सेकंड लेयर पे जो मेरी जो फोर्थ लेयर से जो डेटा है, उसकी जो सेकंड लेयर है, वो जब नीचे आता है तो सेकंड लेयर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हर होप पे चेक होगी, क्योंकि हमें डेटा पहुंचाना भी तो है कोई लंबी डेस्टिनेशन पे। तो उस जगह पर मैक एड्रेस में वही सब फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो उसी का सवाल है, देखो व्हाट आर द सिमिलरिटी ऑफ फंक्शनलिटी बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर इन टीसीपी मॉडल। तो both the data link layer and the transport layer are responsible for managing data transmission in the TCP/IP model, but they operate at different level and have different functions. तो दोनों का ही काम है डेटा को भिजवाना। तो डेटा लिंक लेयर लेयर 2 पे काम करती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 या लेयर 3, तो जब चूंकि मैंने बताया आपको TCP/IP मॉडल जो है वो 5 से 4 कहलाना लग गया आजकल, तो 4 की बात करेंगे तो तीसरे नंबर का। ओके, तो लेयर 2 पे दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर transferring data frame between nodes on a local area network. Its primary function include framing, error detection and flow control। तो ये भी एरर डिटेक्शन और फ्रेमिंग, और फ्रेमिंग चूंकि लेयर 2 का लिफाफा है तो इसको फ्रेमिंग बोलते हैं, और लेयर 4 का लिफाफा होता है तो इसे डेटाग्राम बोलते थे हम, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी के साथ में ये 3 4 चीज नेगोशिएट कर रहा है कि एरर डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो उसमें सीआरसी एरर चेक करने के लिए एफसीएस होता है, और राइट। तो इस तरह से फ्लो कंट्रोल कैसे करना है ये भी करेगा, क्योंकि मेरे पड़ोसी को भी मैं ज्यादा स्पीड से सामान नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो भी ड्रॉप करने लग जाएगा अदरवाइज। तो हम दोनों के बीच में भी एक संगठन, हम दोनों के बीच में भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई इस रफ्तार से भेजोगे आप। उसी प्रकार लेयर 4 पे भी यही चीज होती है। दी लेयर 4, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन। इट प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड सेगमेंटेशन। अब चौथे लेयर पर जो लिखा हुआ बनता है उसको सेगमेंटेशन या डेटाग्राम बोलते हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर में उसे डेटाग्राम कहते थे। फ्लो कंट्रोल भी करता है, एरर रिकवरी भी करता है, एंड मल्टीप्लेक्सिंग और मतलब डिकोडिंग और डिकोडिंग भी करता है। अभी इनके बीच में डिफरेंस भी है, लेकिन इनके बीच में सिमिलरिटीज भी है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस देयर आर सम सिमिलरिटी इन द फंक्शन बिटवीन द टू टू लेयर्स। फ्लो कंट्रोल दोनों करते हैं, लेयर 2 पर भी फ्लो कंट्रोल होता है और लेयर 4 पर भी फ्लो कंट्रोल होता है। बोथ लेयर प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द सेंडर, टू प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम ओवरबिलिंग द रिसीवर विद डेटा। तो मतलब फ्लो कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि रिसीवर कहीं परेशान ना हो जाए आपके आपके कम्युनिकेशन से, और ड्रॉप ना करने लग जाए, ठीक है। तो क्योंकि उसकी रफ्तार पता चला लेस है, और आप सेंडर जो है वो स्पीड से भेज देते डेटा। लिंक लेयर यूजेस मैकेनिज्म लाइक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अभी स्लाइडिंग विंडो जो हमने विंडो स्केलिंग और विंडोज देखी, उसके अंदर में ये बात पहले ही निर्धारित कर दी जाती है कि भाई कितने कितने डेटा भिजवाते रहना। वेयर इज द ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेस मैकेनिज्म लाइक टीसीपी फ्लो कंट्रोल। तो डेटा लिंक लेयर पर विंडो विंडो स्लाइडिंग इस्तेमाल होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी फ्लो कंट्रोल इस्तेमाल होता है। एरर डिटेक्शन के लिए
Both layer has error detection mechanism to ensure that the data transmit is error free. The data link layer uses technique like CRC while the transport layer uses technique like checksum. तो वहां वाले को CRC बोलते हैं और यहाँ वाले को checksum बोलते हैं. ठीक है. सेगमेंटेशन, बोथ लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट टू दे ट्रांसमिटेड over the network. The data link layer segment data into frames, whereas the transport layer segment data into segment or packet or fragment. Okay. In summary, while the data link layer and transport layer have different responsibility and operate at different layer, they share some similar functionality such as flow control, error detection and segment. तो ये इसकी कुछ similarities भी है. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हमारे यहीं इसी बात पे हमारा चैप्टर 7 खत्म हो जाता है. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे चैप्टर 8 जो कि है आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट. ऑलराइट. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.